हैं। सीरिया के राष्ट्रपति भवन के अंदर विद्रोही दाखिल हो चुके हैं। राष्ट्रपति भवन पर विद्रोहियों का कब्जा हो गया है। राष्ट्रपति भवन छोड़कर भागे तमाम सुरक्षा कर्मी। ये देखिए तस्वीरें राष्ट्रपति भवन पर किस तरह से विद्रोहियों ने पूरी तरह से कब्जा जमा लिया है। असद कहां है? सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद का प्लेन उन्हें लेकर आखिर गया कहां है, ये किसी को पता नहीं। और राष्ट्रपति भवन में देखिए इस वक्त किस तरह का आलम है, किस तरह से तमाम विद्रोही सीरिया में दमिश्क के अंदर जो राष्ट्रपति भवन मौजूद है उसके अंदर दाखिल हो चुके हैं और यहां पर जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है। राष्ट्रपति असद के आवास में लूटपाट करते दिखे हैं लोग। असद आवास का एक और वीडियो सामने आया है। महिला विद्रोही भी घर में जाती नजर आई। असद के आवास पर तोड़फोड़ के साथ लूटपाट हुई है। विद्रोहियों का ये गुस्सा सीरिया के बशर अल असद के खिलाफ है। राजधानी दमिश्क पर कब्जे के बाद विद्रोही बशर अल असद के घर में घुस गए और उस पर विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया। विद्रोही असद के घर के कोने कोने की तलाशी लेते नजर आए। इस दौरान पहले उसने असद के पिता की तस्वीर को पटक दिया। इसके बाद उसने असद के भाई की तस्वीर को भी पटक दिया। विद्रोहियों ने एक महिला की फोटो भी फेंक दी। विद्रोही अपने गुस्से का इजहार घर में तोड़फोड़ के जरिए करते रहे और पूरे घर की तलाशी लेते नजर आए। विद्रोहियों के दमिश्क पहुंचने की खबर के बाद राष्ट्रपति बशर अल असद के वहां से भागने और कई तरह की खबरें मीडिया में वायरल है। और तख्ता पलट के बाद विद्रोही राष्ट्रपति भवन में दाखिल हो गए, वहां जीत का जश्न मनाया और सीरिया का नया झंडा लहरा दिया। दमिश्क की एक इमारत पर लहराते इस नए झंडे के जरिए विद्रोहियों ने पैगाम दे दिया कि सीरिया में सब कुछ बदल चुका है। तख्ता पलट के बाद विद्रोही राष्ट्रपति भवन तक पहुंच गए। पहले राष्ट्रपति भवन के बाहर जश्न मनाया, जमकर फायरिंग की। उसके बाद राष्ट्रपति भवन में दाखिल हो गए। ये वही इमारत है जहां बैठकर असद विद्रोहियों को कुचलने की रणनीति बनाते थे। यही वजह है कि विद्रोही इसमें सीरिया के नए झंडे के साथ दाखिल हुए। वहां पहुंचकर विद्रोहियों ने इस जीत का शुक्र अदा किया और राष्ट्रपति भवन में सजदा किया। विद्रोहियों ने राष्ट्रपति भवन में वीडियो भी शूट किया और एक दूसरे को जीत की बधाई दी। विद्रोही राष्ट्रपति भवन के हर हिस्से में नजर आए। इससे पहले जब वो वहां पहुंचे, राष्ट्रपति भवन के बाहर जमकर फायरिंग की, जिसके बाद वहां मौजूद असद की सेना मौके से भाग गई और विद्रोही असद के दफ्तर तक पहुंच गए। और वहीं सीरिया के लताकिया में भी मूर्ति गिराई गई है। हाफिज अल असद की मूर्ति गिराई गई। पहले होम्स में गिराई गई थी हाफिज की मूर्ति। और सीरिया पर विद्रोहियों का कब्जा होते ही शहर शहर असद की मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं। दमिश्क में बशर अल असद की मूर्ति तोड़ी गई तो जर्मन्ना शहर में असद के पिता की मूर्ति को विद्रोहियों ने निशाना बनाया, इसे तोड़ दिया गया। लताकिया और टार्टस शहर में भी असद की मूर्तियों को तोड़े जाने की खबरें सामने आ रही हैं। बशर अल असद की सत्ता से बेदखल होने पर सीरिया में जश्न भी देखा जा रहा है। कई इलाकों में लोगों ने जश्न मनाया। और ये देखिए इस वक्त आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं सीरिया की राजधानी दमिश्क से। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। विद्रोह के बाद तख्ता पलट हो चुका है बशर अल असद की सरकार का और कई जगहों से ऐसी खबरें भी सामने आई हैं जहां पर आम लोग विद्रोहियों के साथ जश्न मनाते नजर आए हैं।
तख्ता पलट के साथ नजर आए हैं, बशर अल असद की सरकार के खिलाफ नजर आए हैं। ये दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। एक तरफ विद्रोही सीरिया पर कब्जा कर चुके हैं और दूसरी तरफ अब बड़ी संख्या में लोग सीरिया की सड़कों पर नजर आ रहे हैं और कई जगहों पर जश्न की तस्वीरें ये बता रही हैं कि आम लोगों का भी समर्थन काफी हद तक विद्रोहियों को मिल रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, विद्रोही गुट पूरी तरह से सीरिया पर कब्जा कर चुके हैं। काफिला गुजर रहा है विद्रोहियों का और महिलाएं कुछ कह रही हैं। तो ये तस्वीरें आप देखिए, जश्न मनाया जा रहा है सड़कों पर, सीरिया की, दमिश्क की सड़कों पर काफी संख्या में महिलाएं भी हमें नजर आ रही हैं और चेहरे पर कोई नाराजगी, कोई गुस्सा, कोई परेशानी, कोई चिंता नजर नहीं आ रही है, बल्कि चेहरे पर सुकून नजर आ रहा है, होठों पर मुस्कुराहट नजर आ रही है। ये अपने आप में बड़ी बात है अंजलि। बिल्कुल, और विद्रोहियों ने सीरिया की मुख्य सरकारी इमारतों पर भी कब्जा कर लिया है। कई मोर्चों पर असद की सेना पीछे हट गई है। विद्रोही धीरे धीरे पूरे सीरिया पर कब्जा कर रहे हैं। विद्रोहियों ने सीरिया के नेशनल टीवी के हेडक्वार्टर पर कब्जा करने के फौरन बाद इस बात का ऐलान किया कि सीरिया में तख्ता पलट हो चुका है। दूसरा वीडियो दमिश्क के मेजा एयरफोर्स बेस का है, जहां विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया, जहां कई लड़ाकू विमान भी नजर आए। जैसे ही ये खबर सामने आई कि दमिश्क पर अब विद्रोहियों का कब्जा हो चुका है, सेना खुद अपने टैंकों को नष्ट करती नजर आई ताकि ये टैंक विद्रोहियों के हाथ न लग जाए। पीछे हट रही असद की सेना ने अल किस्वाह में आर्म्स डिपो को भी खुद तबाह कर दिया। विद्रोहियों के बढ़ते दबाव के बाद असद सैनिक इराक की तरफ रवाना हुए और अपने साथ T-55 टैंक, BMP-1 और ब्रेम-1 जैसे हथियार भी ले गए। इसके बाद असद की सेना दमिश्क छोड़कर भागती नजर आई। करीब 2000 जवान इराक भाग चुके हैं। दमिश्क के उम्मयद स्क्वायर पर सीरिया का रक्षा मंत्रालय है, जहां सेना का कोई जवान नजर नहीं आया। तख्ता पलट के बाद दमिश्क के चौराहे पर गोलियों की आवाज भी सुनाई दी। तख्ता पलट के बाद दमिश्क एयरपोर्ट पर अफरा तफरी नजर आई और लोग यहां से वहां भागते नजर आए। तो विद्रोहियों का रास्ता अब साफ है। असद सीरिया छोड़कर जा चुके हैं। सीरिया के राष्ट्रपति असद का विमान रडार से अचानक गायब हो गया और उसके बाद से उनकी कोई खबर नहीं। दमिश्क इंटरनेशनल एयरपोर्ट से राष्ट्रपति बशर अल असद रूसी IL-760 कार्गो विमान से निकले और राम अल अंज इलाके में उनका विमान रडार से गायब हो गया। इसके बाद खबर आई कि असद दमिश्क छोड़कर जा चुके हैं और सीरिया में 24 साल के बाद तख्ता पलट हो चुका है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि असद सीरिया छोड़कर तेहरान चले गए हैं। असद के सीरिया छोड़ते ही सीरियाई सेना बिना किसी लड़ाई के शहर छोड़कर इराक का रुख कर रहे हैं। असद सरकार को बचाने के लिए ईरान और रूस ने पूरा जोर लगाया। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स और लेबनानी प्रॉक्सी हिजबुल्ला ने जमीन पर उतरकर विद्रोहियों को दबाने की भरपूर कोशिश की। रूस ने हवाई विमानों से मदद की, लेकिन वो विद्रोह को रोक नहीं पाए और उन्हें पीछे हटना पड़ा। हालात ये हो गई है कि रूसी विमान सीरिया में हिजबुल्ला और ईरान के हथियारों के भंडार पर हमला करते रहे ताकि ये विद्रोहियों के हाथ न लग जाए। असद के तख्ता पलट के बाद सीरिया में विद्रोही गुट ने नया झंडा जारी कर नए अध्याय का ऐलान कर दिया है। विद्रोही गुट ने जो झंडा जारी किया उसमें 3 स्टार हैं। और एक बड़ी खबर आ रही है, शंभू बॉर्डर से किसानों का दिल्ली कूच। शंभू बॉर्डर पर आंसू गैस के गोले दागे गए हैं। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर नाकेबंदी की गई है। 101 किसानों का जत्था दिल्ली की ओर बढ़ रहा है। ये देखिए, किसान अपनी मांगों को लेकर के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और आज भी दिल्ली कूच के लिए उनका कार्यक्रम पहले से तय था। शंभू बॉर्डर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, किसानों का दिल्ली कूच, लेकिन किसानों को रोकने के लिए शंभू बॉर्डर पर आंसू गैस के गोले दागे गए। देखिए कैसे अफरा तफरी मची हुई है, भगदड़ सी मच गई है। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर नाकेबंदी भी की गई है। पुलिस प्रशासन सुरक्षा के पूरे एहतियात बरत रहा है ताकि किसानों को रोका जा सके दिल्ली आने से। 101 किसानों का जत्था दिल्ली की ओर बढ़ रहा है। शंभू बॉर्डर से तस्वीर आपको दिखा रहे। देखिए, एक तरफ पुलिस की भारी तैनाती है, पुलिस की टीम मौजूद है, बैरिकेडिंग की गई है, कीले भी गाड़ी गई थी और आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं ताकि किसान रुक सके, जहां है वहीं पर रुक जाएं। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर नाकेबंदी की गई है। 101 किसानों का ये जत्था है जो कि दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है। शंभू बॉर्डर से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ किसान है तो दूसरी तरफ है पुलिस की टीम। पुलिस की संख्या काफी ज्यादा नजर आ रही है। सुरक्षा के तहत पुलिस ने इंतजाम किए हुए हैं, बैरिकेडिंग की गई है ताकि किसानों को रोका जा सके।
शंभू बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर से हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। मोहित हमारे साथ जुड़े हैं और साथ ही पुनीत भी हमारे साथ जुड़े हैं शंभू बॉर्डर से। सीधे उनका रुख करते हैं। पुनीत, जरा बताइए इस वक्त शंभू बॉर्डर पर क्या चल रहा है, क्योंकि किसानों पर आंसू गैस के गोले भी दागे गए ताकि उन्हें रोका जा सके। आज भी किसान दिल्ली कूच करने वाले थे। किसानों ने आज दिल्ली कूच का ऐलान किया। 6 दिसंबर को भी उन्हें जाना था, लेकिन पुलिस ने उनको रोका, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले चलाए, जिसमें 15 किसान जख्मी हुए। जिसके बाद आज ये फैसला लिया गया था कि 101 किसानों का जो जत्था है वो दिल्ली की तरफ कूच करेगा और उनको रोकने के लिए पूरे प्रबंध किए गए। और इसीलिए थोड़ी देर पहले जब किसानों ने जाने की एक बार कोशिश की, हरियाणा की तरफ घुसने की कोशिश की, तो उनके ऊपर एक बार फिर आंसू गैस के गोले दागे गए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो शंभू बॉर्डर है पूरी तरीके से छावनी में तब्दील किया हुआ हरियाणा पुलिस की तरफ से, और यहां पर बड़ी संख्या में पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात किया गया है ताकि किसान किसी भी कीमत पर ना घुसने पाए। लेकिन किसानों का कहना है कि वो अपनी मांगों को लेकर के दिल्ली जाना चाहते हैं, उनके पास किसी भी तरीके का कोई हथियार नहीं है और 101 किसानों का जो दल है वो आगे बढ़ना चाह रहा है, लेकिन पुलिस उनको आगे बढ़ने नहीं दे रही है। यह भी बताया जा रहा है कि 5 किसानों को आगे जाने की अनुमति दी गई थी, लेकिन जिन 5 किसानों को जाने के लिए कहा गया उन किसानों का नाम उस लिस्ट में ही नहीं है, ऐसा भी किसान संगठन की तरफ से कहना। तो फिलहाल यहां शंभू बॉर्डर पर अगर आप देखेंगे तो एक तरफ जो पैरामिलिट्री फोर्सेस और हरियाणा पुलिस के जवान हजारों की संख्या में मौजूद है, तो वहां दूसरी तरफ किसान है जो अपनी मांगों को लेकर के 101 किसान आगे दिल्ली की तरफ जाना चाहते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से जाना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल फोर्स उनको आगे बढ़ने नहीं दे रही है। तो यहां पर अभी भी जो स्थिति है वो बेहद तनावपूर्ण बनी हुई है। बिल्कुल बने रहे आप पुनीत हमारे साथ। तो शंभू बॉर्डर जो है वो पंजाब और हरियाणा को जोड़ता है। हरियाणा की तरफ क्या हालात हैं बता रहे थे पुनीत। मोहित का आप रुख करते हैं जो कि दूसरी तरफ शंभू बॉर्डर के मौजूद हैं। मोहित, जरा बताइए, जब किसानों की तरफ से यह कहा गया है कि वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना चाहते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से 101 किसानों का जत्था जो है वो दिल्ली जाना चाहता है, तो फिर इन्हें रोका क्यों जा रहा है? दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है? देखिए, हरियाणा पुलिस की तरफ से कहा गया है कि अंबाला की सीमा में जहां से हरियाणा में किसान दाखिल होंगे वहां पर जो धारा 163 लगाई गई है, 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं और इसी वजह से टकराव की स्थिति है। मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूं कि अभी हो क्या रहा है। आप देखिए, ये सामने हरियाणा की सीमा जहां पर शुरू होती है वहां पर हरियाणा पुलिस ने ये एक पक्का यहाँ पर अपना मोर्चा, अपना एक पक्का नाका लगा रखा है जिसपे लोहे की जालियाँ लगाई गई हैं, सीमेंटेड बैरिकेड्स हैं और एक तरह से इस पूरे जो हाईवे है उसको सील कर दिया गया है। यहाँ पर आप देखिए 101 के आसपास किसान अभी इकट्ठा हैं। किसान जब इस लोहे की जाली को उखाड़ने का प्रयास करते हैं तो दूसरी तरफ से पुलिस के द्वारा आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया जाता है और इसी वजह से टकराव की स्थिति बनी हुई है। पुलिस ये कह रही है कि 5 किसान नेता अगर आगे आना चाहते हैं तो आगे दिल्ली की ओर उनको भेजा जा सकता है, लेकिन किसान कह रहे हैं कि जिन नेताओं को आगे भेजने की बात हो रही है वो इस जत्थे में है ही नहीं, उनके नाम इस जत्थे में शामिल ही नहीं है। इसी वजह से टकराव की स्थिति बनी हुई है। हरियाणा पुलिस ने पहले प्रयास किया कि किसानों को पानी की बोतलें ऑफर की, चाय ऑफर की, बिस्किट ऑफर किए और उनको समझाने का प्रयास किया कि आगे जाने की अनुमति नहीं है, आप आगे नहीं जा सकते। लेकिन जब किसानों ने इन लोहे की जालियों को उखाड़ने का प्रयास किया, लोहे की जंजीरों से इन पुलिस ने जो एक वहां पर पक्का अपना नाका लगा रखा है उसको हटाने का प्रयास किया, तब आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया गया है और अभी भी किसान और पुलिस आमने सामने है। पुलिस लगातार अनाउंसमेंट कर रही है कि आप आगे नहीं जा सकते, आप पीछे हट जाइए, लेकिन किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है। बिल्कुल, तो देखिए हमारे दो सहयोगी पुनीत और मोहित ताजा अपडेट दे रहे हैं इस वक्त वहां क्या चल रहा है। पुलिस कह रही है, प्रशासन की टीम कह रही है 5 किसान जा सकते हैं दिल्ली अपनी मांगों के साथ बातचीत करने के लिए, लेकिन किसानों का कहना है कि कुल 101 किसान दिल्ली जाएंगे। इस खबर पर नजर हमारी बनी हुई है और आपको एक रिपोर्ट हम दिखाएंगे। जब शंभू बॉर्डर पर आंसू गैस के गोले चल रहे थे उसी दौरान संवाददाता पुनीत शर्मा भी वहीं पर मौजूद थे, उनकी ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। शंभू बॉर्डर पर एक बार फिर किसानों और पुलिस के बीच में झड़प शुरू हो गई। आप देखेंगे कि किसान 101 सदस्यीय जो किसानों का दल है वो जाना शुरू करा और यहाँ पर अब एक बार फिर पुलिस ने किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले दागे हैं। जो किसान है वो यहाँ से जाना चाहते थे, जिनसे उनका पहचान पत्र मांगा गया और उसके बाद अब किसानों ने जब दिल्ली बॉर्डर में घुसने की कोशिश की है तो अब उनके ऊपर बाकायदा आंसू गैस के गोले यहाँ पर दागे जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फिलहाल जो किसान है उनको पीछे करने के लिए जो टीयर गैस है वो यहाँ पर इस वक्त दागी जा रही है। किसानों को पीछे करने के लिए पुलिस
पूरी कोशिश कर रही है। तो शंभू बॉर्डर से ये आपने ताजा रिपोर्ट देखी। हमारे दो सहयोगी मोहित मल्होत्रा और पुनीत शर्मा लगातार इस पर आगे भी आपको अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा पार से घुसपैठ और नशे के कारोबार को आने वाले समय में पूरी तरह से बंद करने में देश कामयाब होगा। जोधपुर में सीमा सुरक्षा बल के 60वें स्थापना दिवस पर उन्होंने ये बातें कही। अमित शाह ने इस मौके पर परेड की सलामी भी ली। ये देश की सीमा के पहरेदार हैं, बॉर्डर के रक्षक हैं। शौर्य और अदम्य साहस का ये प्रदर्शन आज जोधपुर में देखने को मिला। मौका था सीमा सुरक्षा बल की 60वीं वर्षगांठ का। इस परेड में बीएसएफ की महिला कंटिजेंट, कश्मीर, जम्मू, पंजाब, राजस्थान, गुजरात समेत की राज्यों की बटालियनों ने हिस्सा लिया। अमित शाह ने बीएसएफ के त्याग और बलिदान की सराहना की। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने बॉर्डर नाम की एक पत्रिका की भी शुरुआत की। उन्होंने कहा कि 25 बटालियन से शुरू हुआ बीएसएफ आज 193 बटालियन के 2,70,000 जवानों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा सीमा रक्षक बल बन चुका है। अमित शाह ने पीएम मोदी की महत्वाकांक्षी योजना वाइब्रेंट विलेज की पहल की सराहना भी की। सबसे बड़ी उपलब्धि अगर मोदी सरकार की है तो इन्होंने वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम की शुरुआत की। संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एक व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली हम लेकर आए हैं। देश के नौकरशाहों को अब श्रीमद् भागवत गीता में बताए दर्शन और शासन के सिद्धांतों का सबक सिखाया जा रहा है। सिविल सर्विस में चुने गए नए अधिकारियों को मिशन कर्मयोगी के तहत राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और देश की जरूरतों के मुताबिक तैयार करने की ट्रेनिंग दी जा रही है। देखिए ये रिपोर्ट। करीब 200 साल तक भारत पर राज कर वापस लौटे अंग्रेजों ने शासन प्रशासन के हर पहलू पर अपनी छाप छोड़ी। आजादी के बाद पहली बार मोदी सरकार ने बदले भारत की जरूरतों और भारतीय ज्ञान प्रणाली के मुताबिक ट्रेनिंग देने की शुरुआत की है। 2021 में पीएम मोदी ने एक क्षमता निर्माण आयोग का गठन किया, जिसने नए सिविल सेवा अधिकारियों की ट्रेनिंग के लिए कर्मयोगी कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क तैयार किया। फ्रेमवर्क श्रीमद् भगवत गीता के मूल सिद्धांतों पर आधारित है। इसमें 4 मुख्य गुणों के विकास पर जोर है: स्वाध्याय, सहकार्यता, राज्य कर्म और स्वधर्म। ट्रेनिंग में पीएम मोदी के दिए 4 मुख्य संदेशों को समाहित किया गया है: विकास, गर्व, कर्तव्य और एकता। केंद्र सरकार के मातहत करीब 3.2 मिलियन अधिकारियों को अब इसी मेड इन इंडिया मॉड्यूल के तहत ट्रेनिंग दी जा रही है। देश भर के केंद्र और राज्य सिविल सेवा के करीब 50 लाख अधिकारियों को ट्रेनिंग कर्मयोगी कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क के तहत ही दी जाएगी। और पोप फ्रांसिस ने केरल के आर्क बिशप जॉर्ज कुवाकट को कार्डिनल नियुक्त किया है। पीएम मोदी ने इसे भारत के लिए गर्व का पल बताया है। वेटिकन सिटी में हुए एक समारोह में पोप फ्रांसिस ने 21 लोगों को कार्डिनल बनाया। कार्डिनल बनने वालों में केरल के जॉर्ज कुवाकट भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जॉर्ज कुवाकट को कार्डिनल बनाए जाने पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि भारत के लिए ये बहुत ही गर्व की बात है। भारत सरकार ने इस ऐतिहासिक समारोह में भाग लेने के लिए केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल भेजा है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल में केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन, पूर्व केंद्रीय मंत्री कोडिकुनिल सुरेश, राज्यसभा सांसद सतनाम सिंह संधू, बीजेपी नेता अनिल एंटनी, अनूप एंटनी और टॉम वडक्कन शामिल हैं। 11 अगस्त 1973 को केरल के तिरुवनंतपुरम में जन्मे जॉर्ज कुवाकट कार्डिनल बनने वाले 6ठे भारतीय हैं। जॉर्ज कुवाकट को 24 जुलाई 2004 को पादरी के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने प्रतिष्ठित पॉन्टिफिकल इलेक्सियास्टिकल अकेडमी से कूटनीति सेवा का प्रशिक्षण लिया है। वो 2020 से वेटिकन के सचिवालय में पोप की वैश्विक यात्राओं का आयोजन कर रहे हैं। और अब देखिए दिल्ली चुनाव पर हमारा स्पेशल शो ग्राउंड रिपोर्ट विद गौरव अग्रवाल। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव अग्रवाल और अपनी आज की इस ग्राउंड रिपोर्ट में मैं पूछने आया हूं आपसे एक और बेहद गंभीर सवाल। लेकिन उससे पहले जरा ये मौसम देखिए। आसमान बिल्कुल साफ है, धुंध कहीं दिख नहीं रही है, दूर की इमारतें बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है। AQI लेवल मैंने चेक किया तो 150 से 200 के बीच बना हुआ है। वो भी अच्छा नहीं है लेकिन पहले से बेहतर है। तो जाहिर सी बात है, आप वो मुद्दा जो आज से 10 दिन पहले आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा था, जीने मरने का मुद्दा था, आपको सांस लेने में दिक्कतें हो रही थी, वो वायु प्रदूषण का मुद्दा शायद अब आप भूल गए होंगे। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ,
शायद ये मुद्दा जो दिल्ली इलेक्शन अब सब सामने है, बिल्कुल कभी भी अनाउंस हो सकते हैं। जब आप उसमें वोट डालने जाएंगे तो आपके साथ पोलिंग बूथ तक भी नहीं जाएगा। और यही मेरी आज की ग्राउंड रिपोर्ट का सवाल है कि क्या दिल्ली वाले जब वोट डालने जाएंगे तो जैसे बिजली, पानी, सड़क, रोजगार, ये उनके लिए मुद्दा है, क्या वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन, हवा में घुलता ये जहर, गैस चैम्बर बनती दिल्ली, ये जो सुर्खियां उन्होंने पढ़ी हैं पिछले दिनों अखबारों में और टीवी चैनलों पर देखी हैं, क्या ये उनके जहन में अपना नेता तय करते हुए, 5 साल की सरकार तय करते हुए होगा? आइए इसी सवाल का जवाब टटोलते हैं अपनी इस ग्राउंड रिपोर्ट में। तो इस वक्त मैं दिल्ली के भलसवा में जे कॉलोनी में हूं और यहां हम लोगों से ये बात करने आए हैं कि इलेक्शन सिर पर हैं, क्या दिल्ली की हवा में जो प्रदूषण घुला हुआ है, इलेक्शन में और राजनीति में उस घुले हुए प्रदूषण को साफ करने की कोई दवा ये लोग खोजते हैं? क्या अपने नेताओं से इस बारे में बात करते हैं? क्या ये पूछते हैं कि अगर आप सरकार में आओगे तो इस बार जो इतना AQI जो 400 के आसपास रहा, इतना ज़्यादा नवंबर में पोल्यूशन रहा, दिल्ली अभी भी दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में टॉप पर बनी हुई है, क्या वो इसके लिए कुछ करेंगे? आइए मेरे साथ कुछ महिलाएं हैं, कुछ पुरुष हैं, दिल्ली के रहने वाले ही, इनसे बात करते हैं। और एक खास बात यह है कि ये पोल्यूशन को लेकर काफ़ी जागरूक हैं, किसी NGO से जुड़कर उसके लिए काम भी करते हैं। पहले आपका नाम बताइए मैम। मेरा नाम शारदा देवी है। आप क्या करती हैं? मैं बस्ती सेविका हूँ और ये महिला हाउसिंग ट्रस्ट में प्रदूषण के ऊपर काम AQI चेक करती हूँ कितना है प्रदूषण। आप AQI चेक करती हैं, उससे क्या पता चलता है? उससे पता चलता है कि इस समय प्रदूषण कितना है। कैसे चेक करती हैं? ये कनेक्ट करते हैं। ये मशीन है AQI चेक करने की? आज तो सही है, अभी 120 बता रहा था, अभी 98 हो गया। दिखाइए जरा हमारी स्क्रीन पे। ये कहाँ पे? यहाँ लिखा है। हाँ। दिखाइए जरा मनीष इसको। ये देखिए, ये यहाँ पे 98 है। आज है, नहीं तो पहले तो 300-400 पार हो जाता था। कब होता था 300-400 पार? नवंबर में, अक्टूबर में 300-400 पार हो जाता था। हाँ बल्कि एक बार तो 500 के ऊपर गया है। हाँ। तो आप लोग जब AQI 500 होता है तो उसका खतरा पता है आपको क्या होता है? हाँ, सांस लेने में दिक्कत होती है, आँखों में चुभन होती है और आँखों में जलन सा होता है, सांस वाले व्यक्ति को ज़्यादा परेशानी होती है। क्या इलेक्शन में दिल्ली में नेता आपसे पोल्यूशन के बारे में बात करते हैं या आप उनसे इस प्रदूषण के बारे में कभी बात करते हैं? नहीं, इस विषय में कोई चर्चा हमारी नहीं हुई अभी तक। किसी भी पार्टी के नेता से नहीं? नहीं, आपने याद दिलाया, इस बार आएंगे, जरूर चर्चा करेंगे। पूछेंगे इस बार? बिल्कुल पूछेंगे जी। आपने कभी किसी पार्षद से, कभी विधायक से, कभी किसी सांसद से ये पूछा जब आपसे वोट डालने आए कि भैया हमारे को सांस लेने में दिक्कत होती है, हमारी उम्र घट रही है, आप इसके लिए क्या करेंगे? मैंने सर कहा उनसे तो वो यही कहते हैं साहब आपकी जाने दो सर, आपकी आने दो सर। वो हमेशा वादा कर जाते हैं, फिर बाद में कोई लौट के नहीं आता था। मालती जी, हम लोग जब बात करते हैं प्रदूषण की तो आप लोग को प्रदूषण याद कब आता है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। प्रदूषण जब याद आता है जब फॉग दिखती है, लेकिन वो फॉग नहीं होता है, वो धुंध होती है। धुंध के मतलब प्रदूषण धुंध के रूप में होता है, स्मॉग कहते हैं। हाँ, जिसे स्मोक कहते हैं। हाँ। हवा में जब नमी होती है तो वो सारा पोल्यूशन जो उड़ता तो वो हमेशा ही है, क्योंकि दिल्ली में अभी पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो लेकिन जब वो नमी ज़्यादा बढ़ जाती है सर्दी के दिनों में तो वो पोल्यूशन नीचे नीचे तैरता है, तो वो दिखाई देता है फिर फॉग के रूप में, स्मोक के रूप में। तो मनोज भाई, जब पता चलता है कि आज प्रदूषण ज़्यादा है। मनोज भाई, तो जब ये बताओ, वोट डालते हो आप? हाँ जी, वोट डालते हैं हम। तो वोट किस मुद्दे पे डालते हो? वोट बेसिकली जो मुद्दे हैं दिल्ली के, पानी, स्वच्छता और रोजगार, इस मुद्दों पे ही खासकर वोटिंग तो इन्हीं मुद्दों पे होती है। हंस क्यों रहे हो? मेरा अगला सवाल मालूम है आपको। जी, पॉल्यूशन के मुद्दे पे ये भी वोट नहीं डालते? हाँ, पॉल्यूशन के मुद्दे पे हम भी वोट नहीं डालते, क्योंकि पॉल्यूशन क्या है कि वो समस्या बहुत बड़ी है पॉल्यूशन, लेकिन इतना लोग उसको सीरियसली लेते नहीं है, क्योंकि वो 2 या 3 महीने जब पॉल्यूशन आता है तब लोगों को लगता है कि हाँ जी पॉल्यूशन आ गया। 2 या 3 महीने में? 2 या 3 महीने, मतलब अक्टूबर नवंबर ऐसे कुछ? अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जो ये 3-4 महीने हैं, हाँ। इन्हीं महीने पॉल्यूशन की समस्या सबको याद आती है। बाकी सब लोग आराम से चद्दर तान के सोते हैं, तो इसलिए पॉल्यूशन लोगों को लगता है कि इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। लोग रोजगार एक मुद्दा जो बहुत बड़ा मुद्दा है, रोजगार पे लोग बात करते हैं, वाटर पे बात करते हैं, तो ये जो बेसिक मेन मुद्दा हैं
उनको बात करते हैं। जीवन को सर्वाइव करने के लिए पॉल्यूशन सबसे बड़ी चीज़ है। अगर हम सांस अच्छी नहीं लेंगे, वातावरण अच्छा नहीं होगा तो हम जिएंगे कैसे? आप वोट डालती हैं मालती जी, हाँ जी, आप इस बार अपने नेता से पूछेंगी कि बीजिंग में जब पोल्यूशन खत्म हो सकता है तो भारत में दिल्ली में क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल पूछूंगी। पूछेंगी आप? पूछ सकते हैं और बिल्कुल पूछेंगी। बिल्कुल आप पूछेंगे? बिल्कुल पूछेंगे। इस बार ये मुद्दा है कि पॉल्यूशन खत्म होना चाहिए भारत से, और परमानेंट खत्म होना चाहिए। परमानेंट खत्म होना चाहिए। और कोई भी पार्टी आए, किसी भी पार्टी के नेता से? बिल्कुल जी, कोई भी पार्टी है, किसी भी नेता हो, हमें तो क्या है भाई, कोई भी आएगा काम करेगा तो वो इसी की तो बात होनी चाहिए ना। ये हुई बात। सौरभ जी, नीतियाँ बनती है, योजनाएं बनती है, सब कुछ होता है, लेकिन उसी पर जो लोगों से तो कहा जाता है उसको फॉलो करो, लेकिन जो उसको बनाने वाले लोग हैं वही नहीं फॉलो करते हैं और वही नहीं उसके ऊपर चलते हैं। क्या बात कह दी, जो नीति बनाते हैं वही फॉलो कर लें तो उससे भी फर्क पड़ जाए। वाह, एक जना फॉलो करता है तो एक जना उसको रोकेगा। ये राजनीति बहुत होती है इस पे। बिल्कुल। और जिस पे राजनीति होनी चाहिए काम नहीं होता, वो उस पे नहीं होती। देखिए, राजनीति बिना की मुद्दों को हो रही है, बिना मुद्दों पर। यहाँ पर जिसको हम जिताए उससे भी हम बोले कि इतना प्रदूषण के बारे में कुछ हो ना हो। स्कूल प्रदूषण 2 दिन अगर प्रदूषण निकल गया, 2 दिन के स्कूल बंद, स्कूल बंद हो जाता है तो ये सारा बच्चे नशा करके मरता है। तो इसीलिए प्रदूषण कम कैसा करा जाए ये सरकार सोचे, विचार करे और बात करे अच्छे से, और फिर इसको कम करे। और बच्चों को जब भी हो तो जो स्कूल में जो एक हवा शुद्ध हवा के लिए एक मशीन बैठाया जाए जो स्कूल ना बंद हो। तो अब हम दिल्ली के नंद नगरी में हैं, जहां पर कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं। इनसे भी बात करते हैं कि वायु प्रदूषण को लेकर क्या इनके जहन में उस वक्त कोई ख्याल आता है जब ये वोट डालने जाते हैं? क्या ये जब अपने नेता से बात करते हैं या कोई नेता इनसे मिलने आता है तो उनसे बात करते वक्त एक मुद्दा वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन होता है? क्योंकि वो अगर इनकी उम्र कम कर रहा है, दिल्ली में रहने वाले लोगों की उम्र कम कर रहा है, तो बात तो होनी चाहिए उस पर। हम जब अभी बीच में जब इलेक्शन हुए थे वोट के लिए, वो लोग गली में आए थे वोट मांगने के लिए। हाँ। तब ये प्रश्न उठाया तो कहते आप हमें वोट दो, देखना हम बहुत कुछ कोशिश करेंगे, मशीन लगाएंगे, मतलब जो पोल्यूशन साफ करेगी, आपको साफ हवा देगी। तो मशीन लगी? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पोल्यूशन के बारे में क्या समझ में आता है आपको? मुझे पोल्यूशन के बारे में माइंड में सिर्फ एक ख्याल आता है कि यहाँ पर पेड़ पौधे बहुत कम हैं। पेड़ पौधे होने चाहिए। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, आप वोट डालने जाते हैं तो जैसे आप वोट डालने जाते हैं तो ये सोचते होंगे कि हमको बिजली कौन दे रहा है, हाँ। पानी का पैसा हमको कौन माफ कर रहा है, या हमें नौकरी कौन दे रहा है, हमारी गली में सड़क कौन बनवा रहा है, ये सब सोचते हैं आप। तो ये सोचते हैं कि हमारे लिए, दिल्ली वालों के लिए, हमारे बच्चों के लिए पोल्यूशन को कम करने पर कौन बात कर रहा है, इस पर सोचते हैं? हाँ, बहुत कुछ सोचते हैं। क्या सोचते हैं? जब हम सोचते हैं कि हम जब जाते हैं वहाँ पर, पहली बात तो इतने सारे इलेक्शन के लोग आते हैं, हमें वोट दो, हमें वोट दो, हमें दिखता है, हम अंधे तो है नहीं। वो तो कहते हैं कि हमें केंद्र सरकार कुछ नहीं कहती, केंद्र सरकार की पार्टी के नेता लोग कहते हैं कि हमारे लिए दिल्ली सरकार कुछ नहीं कर रही। आपस में बातचीत कर, आपस में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप होता रहता है। एक दूसरे पे बस डांटते रहते हैं, लेकिन काम कोई नहीं करता। लेकिन जब ये काम ये जब दिखाते हैं, जब ये ना इलेक्शन मांगने आते हैं, वोट मांगने आते हैं, तभी कहते हैं हम करेंगे करेंगे करेंगे, हमें पूरा विश्वास दिलाया जाता है, लेकिन करता कोई नहीं है। कोई नहीं करता है। हमें भरोसा बहुत कुछ दिलाते हैं और हम भी ऐसे इंसान हैं, भरोसे में बहुत जल्दी आ जाते हैं। तो अब की क्या बोलेंगे जब आएंगे, क्या बोलेंगे उनसे? सर यही बोलेंगे कि भाई हमारे यहाँ पे थोड़ा ध्यान दें और इस चीज में थोड़ा नहीं, पोल्यूशन को लेकर क्या बोलेंगे? मैं तो यही बोलूंगी, पहले के टाइम पे बच्चों की 2 बार छुट्टी पड़ती थी, एक क्रिसमस डे पे, एक गर्मियों की छुट्टी। अब तो इतने बार छुट्टी पड़ती है पोल्यूशन के चक्कर में कि बच्चों को यही नहीं पता चलता है कि स्कूल की छुट्टियां पड़ रही है, बच्चों की यही समझ आता है। तो आपको लगता है कि जब चुनाव का मौका आता है, चाहे वो एमसीडी इलेक्शन हो, चाहे लोकसभा इलेक्शन हो, चाहे अब विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं, लोग जब वोट डालने चाहते हैं तो ये मुद्दा केवल उनके ड्राइंग रूम तक रह जाता है या उनके जहन में होते हुए पोलिंग बूथ तक भी जाता है, और वोट डालते समय भी लोग पोल्यूशन का मुद्दा ध्यान में रखते हैं? नहीं, पोल्यूशन का मुद्दा ध्यान में लेके तो जाते हैं, लेकिन वो डेविएट हो जाते हैं फिर उस इशू से वहाँ तक पहुँचते। There are so many deviations लीडर्स की तरफ से, इधर की तरफ से, उधर की तरफ से। कुछ फ्रीबीज हो गई, अनाउंस हो गई, कुछ और इश्यूज, रिलीजियस इश्यूज कर दिए, कुछ भी करके वो डेविएशन हो जाती है उससे। दिल्ली सिर्फ बिजली, पानी और ये फ्री नहीं चाहिए भाई, हमको वर्ल्ड क्लास सिटी चाहिए। हम देश की राजधानी में रहते हैं। वोट डालते समय प्रदूषण का ख्याल रहता है मन में? रहता है। हमारी उम्र 10 साल 12 साल कम हो गई। दिल्ली के हर व्यक्ति का, हर बच्चे का। मेरी पत्नी बीमार चल रही है प्रदूषण के चलते। इधर आओ जी, आप भी दिल्ली से हो? मैं हूँ तो बाहर से, लेकिन मैं किसी काम से आया हुआ था यहाँ। बाहर कहाँ से? अम्बाला। अम्बाला में क्या हाल है प्रदूषण का? बहुत बढ़िया, फाइन है वहाँ। बाहर वाले दिल्ली के प्रदूषण के बारे में क्या सोचते हैं? मतलब मन करता है भी बस निकलो काम करके, रुको मत, रुकेंगे तो बुखार चढ़ जाएगा।
बुखार चढ़ जाएगा। बुखार तो नहीं चढ़ता प्रदूषण। मतलब एक सोच बन जाती है कि दिल्ली का शंभू बॉर्डर पे पहुंचे तो बुखार उतर गया। जब वो कहते हैं दिल्ली जाना तो बुखार चढ़ जाता है, दिल्ली जाना था ना। बुखार क्यों चढ़ जाता है? मतलब एक क्लीनलीनेस नहीं है ना, आपको एक हेल्दी एटमॉस्फेयर नहीं मिलता, आपको एक ब्रीथिंग अच्छी नहीं मिलेगी तो आप कैसे काम करोगे? जीवन का जो आपका शरीर ही स्वस्थ नहीं है तो आप क्या करोगे? दिल्ली वालों के फेफड़े लोहे के हो चुके हैं, कह रहे हमने जीना सीख लिया। पूछिए। बना लिया उन्होंने, दोस्त बना लिया। लेकिन जब ये हिमाचल उधर आएंगे ना तो देखो जो गरीब आदमी है उसे प्रदूषण उधर से क्या लेना, वो तो काम पे जाएगा। गरीब आदमी जब वोट डालने जाता है तो हाफ बिजली फ्री पानी फ्री पे वोट डालता है, प्रदूषण पे वोट डालता है? पे नहीं डालता वोट, वो सिर्फ क्या नाम उस पे डालता है, क्या नाम कि सड़कें अच्छी हो, पानी मिले, बिजली मिले। वही तो सरकारी जिम्मेदार हुई कि गरीब आदमी भी जिम्मेदार हुआ कि वो ये सोचता है कि भाई इसको वोट देंगे तो हमारे लिए साफ हवा का इंतजाम करेगा? उसे नहीं पता ना, वो तो उसके अगर उसको आंकड़े आप समझाओगे ना वो समझेगा नहीं, क्योंकि वो कहता है ये कुदरत की वो है मार है ये, तो वो जो है ना वो नहीं समझेगा। इंडिया गेट के आसपास हम यहाँ लोगों से पोल्यूशन में बात कर रहे हैं, चुनावों में आने वाले मुद्दे पर क्या वो इसका ख्याल रखेंगे उसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये मेरे ठीक पीछे देखिए आप इंडिया गेट है और इधर राष्ट्रपति भवन है। इधर अगर आप देखें ये कर्तव्य पथ पर इस वक्त हम लोग हैं और यहाँ पर एक ऑटो यहाँ पर हमने देखा है जो आप देखिए ये मास्क लगाकर यहाँ पर है। भैया क्या नाम है आपका? हंसराज परिवार है जी। और देखिए जब हम आ गए यहाँ पर तो यहाँ पर एक गाड़ी भी आ गई है जो पोल्यूशन, आप देखिए पोल्यूशन के लिए जो एक यहाँ पर स्मॉग हटाने के लिए जो यहाँ पर पानी की बौछार मारती हुई एक गाड़ी भी हमें यहाँ पर दिखी है जो इस वक्त जिस पर लिखा है युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध, वो भी आप देख सकते हैं। हमारे साथ आरएमएल के रेस्पिरेटरी मेडिसिन डिपार्टमेंट के एचओडी हैं डॉक्टर अमित सूरी और इन्हीं की देखरेख में दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में एक पोल्यूशन क्लिनिक बनाया गया है जहां पर प्रदूषण के पीड़ित लोग अपना इलाज कराने आते हैं। पहले तो डॉक्टर सूरी आपका बहुत स्वागत है TVNN भारतवर्ष पर। डॉक्टर सूरी आप ये बताइए, क्योंकि एयर पोल्यूशन क्लिनिक बनाने की ज़रूरत अगर किसी जगह पड़ जाए ये अपने आप में बताता है कि वहाँ पर बहुत गंभीर स्थिति है प्रदूषण को लेकर। कितने मरीज आ जाते हैं आपके इस क्लिनिक में और उनमें कैसे सिम्टम्स आप देखते हैं? देखिए इसके पीछे हमारा जो प्रीमाइस था वो यही था, पिछले कई सालों का हमारा एक्सपीरियंस बता रहा है। दिवाली के इमीडिएटली बाद और दिवाली के आसपास हमारे सांस के मरीज़ों की गिनती तकरीबन 15 से 20% बढ़ जाती है। फिर हमें लगा और स्टडीज़ ने भी बताया कि सांस के अलावा स्किन में, आई में सिम्टम्स देखे जाते हैं। आप अगर पोल्यूटेड एयर को एक्सपोज होगा कोई, प्लस कुछ केसेस में, कुछ स्टडीज़ में एंग्जाइटी डिप्रेशन के साथ भी इसका देखा गया है संबंध पोल्यूशन का। तो इसलिए हमने इस क्लिनिक में चारों स्पेशलिटीज़ के डॉक्टर्स को एक साथ बिठा के ये समझा कि मरीज़ को इधर उधर ना भागना पड़े और उसको एक ही छत के नीचे कंप्लीट इवैल्यूएशन हो पाए। तो इस चीज़ क्लिनिक के पीछे ये मंशा थी। ये तो कह सकते हैं कि इस टाइम पे ज़्यादा इसके बारे में चर्चा होती है जब हम अक्टूबर से जैन-फेब की बात करते हैं, बट हमें अब ये लगता है कि शायद ये पूरे साल भर की एक कॉन्वर्सेशन बनती जा रही है, क्योंकि एयर पोल्यूशन लेवल्स पूरे साल भर में ही काफ़ी हाई रहते हैं। एक पॉलिटिकल पूछ रहा हूँ, क्या लोग जिस तरह से वोट डालने जाते हैं तो उनको अपनी नौकरी याद रहती है, अपना रोज़गार याद रहता है, अपने घर की नाली, घर के सामने की नाली, सड़क, पुल, ट्रेन, ये सब याद रहता है? क्या पोल्यूशन उनके जहन में एक ऐसा मुद्दा बन पाया है लोग जो इसके लिए लोग सोचते हों, ऐसा लगता है आपको? देखिए मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये हमारी जिम्मेवारी है। सरकार तो हमारे पे बंदिशें लगा रही है, लेकिन अगर हम कुछ अपनी तरफ से कर पाएँ, जैसे हम पटाखे ना जलाएं, सरकार ने बैन लगाया फिर भी लोगों ने पटाखे जलाए। आप अभी जैसे हम आपको एडवाइस कर रहे हैं कि आप घर पे एयर प्योरीफायर लगाएं, बाहर निकले तो N95 मास्क पहने। पॉल्यूशन के जो सोर्सेज हैं उनको कम करना सरकार की जिम्मेवारी है और पॉल्यूटेड हवा से बचना हमारी जिम्मेवारी है। तो उसके लिए जो हमने एक जैसे एडवाइजरी जारी करी है उसको पेशेंट अगर अमल कर पाए तो बहुत फ़ायदेमंद रहेगा उनके लिए। कभी आज तक तो बना नहीं, ना वायु प्रदूषण कोई मुद्दा बनता है। आम जनता की जो तकलीफ़ हैं वो तो मुद्दा बनता नहीं, मुद्दा बनता है इमोशनल कोई चीज़ें हैं उस पर आप वोट खींच लीजिए, आप कहीं कोई धार्मिक मुद्दा उठा लीजिए, कहीं कोई समुदाय का मुद्दा उठा लीजिए, कहीं जाति का मुद्दा उठा लीजिए, या फिर जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर में भारत पाकिस्तान कर लीजिए, उस पर इमोशनल होता है। वायु प्रदूषण है, ये जो ग्लोबल वार्मिंग है,
ये कहाँ हिंदुस्तान में मुद्दा बन रहा है? तो पोल्यूशन के ऊपर तो काफ़ी सालों से मैनिफेस्टो पे बात होती है, बट वो एक्शन पे आके हम देख रहे हैं कि वो रुक रहा है। तो मैनिफेस्टोज में काफ़ी बार ये इंक्लूडेड है। दूसरी चीज़ जो हम उस पर देखने की कोशिश कर रहे हैं कि पोल्यूशन को बस एक होमोजीनियस एक मुद्दे की तरीके से ना देखा जाए, पर हर कम्युनिटी में उसको ब्रेक डाउन करके देखा जाए। जैसे अगर हम नंद नगरी की बात करें तो वहाँ की महिलाएं बात उठाती हैं कि यहाँ पे पार्क्स नहीं हैं, तो जब पार्क्स नहीं हैं तो ग्रीन स्पेसेस नहीं हैं, तो हम फ्रेश एयर की कैसे बात करते हैं। ये मुद्दा ऑफ कोर्स जब हम भलसवा में लैंडफिल्स के पास देखते हैं जो लोग पूरा टाइम पॉइजन में ही काम कर रहे हैं, तो पोल्यूशन एक लेयर्ड मुद्दा होता है। जैसे दिल्ली में एजुकेशन पे लोगों ने वोट डाला है, वो गरीब गुरबे लोग जो कि झोपड़ी बस्तियों में रहते हैं, उनके लिए एजुकेशन एक इम्पॉर्टेंट इशू है, था भी, तो उन्होंने उस इशू पर वोट डाला। लेकिन वायु प्रदूषण हो रहा है तो बहुत ज़्यादा लोग बॉदर नहीं करते, हाँ है, हवा तो ठीक नहीं है, लेकिन क्या करें। पब्लिक डिस्कोर्स में मतलब ऐसा कुछ अभी ये एक विमर्श में ये चीज़ नहीं आई है कि लोग इस पर ज़्यादा बात कर, बस उनको लगता है, लेकिन 10 दिन बाद जैसे हवा साफ होती है सब भूल जाते हैं। हाँ, बेसिकली एक तरह का नी जर्क रिएक्शन होता है लोगों में। हाँ। कि बढ़ेगा तो बस थोड़े दिन प्रिकॉशन ले लिया, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए नहीं सोच रहे लोग। ये जब तक हम सब मिलके नहीं सोचेंगे इसका सोल्यूशन नहीं। और इसका सोल्यूशन सर लॉन्ग टर्म ही है, लॉन्ग टर्म में ही है। और ऑफ कोर्स जो हम पूरा एक बड़े एयर पोल्यूशन की बात करते हैं वो तो होना ही चाहिए, बट लोगों को एक्शन देखने के लिए उनकी डेली लाइफ से वो कनेक्ट होना चाहिए जो उनकी हेल्थ, लाइवलीहुड और एजुकेशन से लिंक्ड है। फिलहाल आजकल का मौसम जैसा है उसमें आपको अननेसेसरी बाहर नहीं जाना चाहिए। सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, अनलेस अनटिल बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो। और अगर बाहर जाना पड़े तो N95 मास्क का प्रयोग ज़रूर करना है, क्योंकि कपड़े के मास्क या सर्जिकल मास्क आपको नहीं बचाएंगे पॉल्यूटेड एयर से। लकड़ी, कोयले का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्लीन फ्यूल का इस्तेमाल करना चाहिए। घर के अंदर एयर प्योरीफायर का बहुत आपको फ़ायदा मिलेगा। एयर प्योरीफायर का बहुत अच्छा इसमें रोल है इंडोर एयर पोल्यूशन को कम करने में। ये दो हमारे पास अच्छे टूल्स हैं, इंडोर एयर प्योरीफायर और N95 मास्क, जिनसे हम काफ़ी हद तक पोल्यूशन के साइड इफेक्ट से बच सकते हैं। आई थिंक हमें नी जर्क से एक लॉन्गर टर्म में जाना है और ये देखने के लिए कि वर्ल्ड में ऐसी बहुत सिटीज़ हैं जिन्होंने अपनी पोल्यूशन को बेटर किया है, कुछ ऐसी प्लानिंग करी है जिसको अर्बन प्लानिंग कहते हैं, कि क्या हमारी स्ट्रीट्स वॉकेबल है या नहीं। यहाँ पे जैसे लास्ट माइल कनेक्टिविटी टू मेट्रो स्टेशंस नहीं है, तो व्हीकुलर एमिशन बहुत ज़्यादा है। ग्रीन स्पेसेस दिल्ली में काफ़ी कम है, इतनी ज़्यादा नहीं है। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिससे एक सिटी लाइफ इम्प्रूव की जा सकती है। लॉन्ग टर्म सोल्यूशंस करने पड़ेंगे, साथ ही हमें भी कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा जो उन्होंने बताया, मास्क या एयर प्योरीफायर, तो हम इस पोल्यूशन से लड़ सकते हैं। लेकिन असल मुद्दा तो यही है ना कि हम इस पर सोच रहे हैं कि नहीं, हम इस पर बात कर रहे हैं कि नहीं, और जो हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे हम इस पर उनकी अकाउंटेबिलिटी तय कर रहे हैं कि नहीं, कि भाई आप हमारे लिए क्या करोगे अगर जीत जाओगे तो।